हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम तुम लोगों को सेल के बारे में बताने जा रहे हैं। उसमें हमारा सेकेंडरी सेल में लेड स्टोरेज सेल होगा और तुम्हारा फ्यूल सेल और कॉरोजन वगैरह के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सेल जो होता है एक्चुअली, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सेल होता है और एक सेकेंडरी सेल होता है। तो प्राइमरी सेल्स आर दोज सेल्स विच आफ्टर यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड सेल बिकम्स डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, यानी दे कैन नॉट बी रिचार्ज्ड अगेन। तो ऐसे सेल जिसको कि एक बार काफ़ी समय तक इस्तेमाल करने के बाद जब वो डेड हो जाता है तो फिर मैं उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, तो उसको हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। और प्राइमरी सेल का सबसे सिंपल मैंने जो हमारा जो कॉमन जो हमारा एग्जांपल है वो हमारा ड्राई सेल है, पेंसिल सेल जिसको कि थोड़ा देखते हैं कि घड़ी वगैरह में हम लोग लगाते हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह में लगाते हैं, रिमोट वगैरह में जो है छोटा वाला पेंसिल सेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सब हमारे जो है वो ड्राई सेल है। तो वो प्राइमरी सेल का ही है जिसको हम लोग ड्राई सेल कहते हैं। ड्राई सेल जो होता है एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ ए एनोड एज जिंक कंटेनर, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो। ये हमारा जिंक कंटेनर है, जिंक का ये कंटेनर है जो कि खुद एनोड का काम करता है। ओके, ये कंटेनर भी काम कर रहा है और फिर ये हमारा एनोड का भी काम करता है। और हमारा जो कैथोड होता है इसमें वो कार्बन एक्चुअली ग्रेफाइट रॉड होता है। ये ग्रेफाइट रॉड ये हमारा जो है ये हमारा कैथोड है, ठीक है। एंड दिस कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाय मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन। कैथोड कार्बन ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन। ओके, ये जो हमारा यहाँ पर जो कार्बन रॉड है जो कि कैथोड का काम करता है, ये चारों तरफ से जो है MnO2 और कार्बन के मिक्सचर से सराउंडेड रहता है, ठीक है। और इसके बाद जो स्पेस हमारा जो बच जाता है, ये स्पेस हमारा जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ये स्पेस जो है, ये स्पेस जो होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिल्ड विथ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। और ये वाला स्पेस जो है ये हमारा मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड से भरा हुआ होता है। ओके, यही मेरा ड्राई सेल होता है। ओके, ड्राई सेल सिंपली इट कंसिस्ट ऑफ एन एनोड एज जिंक कंटेनर एंड कैथोड द कार्बन रॉड सराउंडेड बाय पाउडर MnO2 एंड कार्बन। द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स this space is filled with moist paste of ammonium chloride and zinc chloride. Okay, the electrode reactions of this dry cell is very complex, but they can be written approximately as follows. The electrode reaction are very complex, but they can be written approximately as follow. एनोड जिंक, वहाँ पे एनोड पे क्या होता है, जिंक जो है जिंक सॉलिड गिव्स Zn2 प्लस आयन एंड लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड एट कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे MnO2 प्लस अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnOOH प्लस NH3। यही हमारा जो है एनोड और कैथोड पे लगभग अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है कि ऐसा रिएक्शन होता है। जिंक कैथोड जो एनोड है जिंक, वहाँ पर जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन खो करके Zn2 प्लस आयन में बदल जाता है। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड जो कि सराउंडेड है मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड MnO2 से, तो वहाँ पर MnO2 और अमोनियम आयन जो है, अमोनियम जो पेस्ट ऑफ हम लोग मॉइस्ट पेस्ट ऑफ जो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड जो इस स्पेस में लिए हुए रहते हैं यहाँ इसमें,
है ना। तो यहाँ से अमोनियम आयन और MnO2 और +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnOOH प्लस NH3। ओके। EMF ऑफ सेल जो होता है ड्राई सेल का वो 1.5 वोल्ट होता है। ड्राई सेल इज यूज इन ट्रांजिस्टर, क्लॉक, रिमोट एक्सेट्रा। ओके, ये प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल था। और प्राइमरी सेल का ये एक सेकेंड एग्जाम्पल है मरकरी सेल, जो आप लोगों को देखा होगा बटन सेल। बटन की तरह वो शेल होता है। ज़्यादातर जो लो करंट डिवाइसेस होते हैं लाइक द हियरिंग एड्स होते हैं या वॉचेज होते हैं, रिस्ट वॉच जो होता है, रिस्ट वॉच वगैरह में देखेंगे बटन सेल का इस्तेमाल किया जाता है। या बहुत सारे जो लाइटनिंग जो टॉयज वगैरह होते हैं बच्चों का खेलने उलने का, कुछ और भी जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होते हैं, तो उनमें जो है बटन सेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मरकरी सेल इट कंसिस्ट सुटेबल फॉर it is suitable for low current devices like the hearing aids, watches, and lightning toys etc. It consists of, इसका एनोड क्या होता है, जिंक मरकरी अमलगम। It consists of anode is जिंक मरकरी अमलगम ZnHg। ओके। एंड कैथोड क्या होता है इसका, पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन, पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन। ओके, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इसमें, तो पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। ठीक है। इसमें एनोड हमारा जो होता है जिंक मरकरी अमलगम होता है, कैथोड जो होता है वो पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन होता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड मीन्स होता है मरकरी सेकेंड ऑक्साइड। ओके, मरकरी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मरकरी का सेकेंड है, मरकरी सेकेंड ऑक्साइड एंड कार्बन। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। शेल रिएक्शन क्या होता है एनोड पे, तो एनोड पे होता है Zn अमलगम +2OH माइनस गिव्स ZnO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड +2E, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके। और यहाँ पर कैथोड पे क्या होता है HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Hg लिक्विड +2OH माइनस। ओवरऑल अब जब इस रिएक्शन को आप ओवरऑल रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे तो देखिए OH कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से वाटर भी कैंसिल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें जो है एक तरह से देखा जाए तो रिएक्शंस के दौरान, ओवरऑल रिएक्शन के दौरान में आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता, आयन फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है यानी कि फिर से याद रख लीजिएगा कि इसमें कि बटन सेल में हमारा एनोड जो होता है जिंक मरकरी अमलगम है, कैथोड क्या होता है पेस्ट ऑफ मरकरी सेकेंड ऑक्साइड एंड कार्बन, और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। सेल रिएक्शंस होते हैं एनोड पे Zn अमलगम +2OH माइनस गिव्स ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड एट कैथोड HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Hg लिक्विड +2OH माइनस। ओके, यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन उसको जोड़ के देखेंगे तो वही Zn अमलगम प्लस HgO सॉलिड गिव्स ZnO सॉलिड प्लस Hg लिक्विड। ओके, खास बात क्या है इसका, तो इम्पॉर्टेंट जो बात है इनमें वो है कि EMF इसका जो होता है 1.35 वोल्ट होता है और रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज ओवरऑल रिएक्शन। पूरी लाइफ में इसका जब तक ये काम करता रहता है तब तक इसका जो EMF रहते हैं वो कांस्टेंट रहता है, जो कि 1.35 वोल्ट। ऐसे जनरली अभी जो आप लोगों ने ड्राई सेल देखा है, ड्राई सेल का धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते जाते हैं तो उसके वोल्टेज जो है वो उसका जो EMF होता है वो ड्रॉप होता जाता है। आप लोग देखे होंगे अक्सर जो है घड़ी जब जो वॉल घड़ी में, वॉल वॉच में जब हम लोग इसको यूज करते हैं तो देखते हैं कुछ दिनों के बाद जो है घड़ी धीरे धीरे चलने लगती है, स्लो होने लगता है। तो थोड़ा इस तरह का कंडीशन इसमें नहीं है, हालांकि होता है, ऐसा हम नहीं कहते कि पूरा का पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक कांस्टेंट हमारा जो है वो वोल्ट ये देता है हमारा। ओके, यही इसकी खासियत है, रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन। क्यों? रीजन है कि एज द ओवरऑल रिएक्शन
does not involve any ion in solution whose concentration can change during its lifetime. नतीजा है कि इसमें कोई आयन फॉर्मेशन का नहीं होता है, क्योंकि आयन फॉर्मेशन होने से क्या होता है, धीरे धीरे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन उसका चेंज होने लगता है, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। इस वजह से जो है लगभग ये लाइफ में, अपने लाइफ में जो है लगभग ये इसका जो ईएमएफ है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये प्राइमरी सेल में हमने दो सेल देखा है, एक ड्राई सेल और एक हमारा मरकरी सेल। अब हम सेकेंडरी सेल देखते हैं, सेकेंडरी सेल और बैटरी। बैटरी हम किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। जब हम बहुत सारे सेल्स को लेकर के जब उसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उसी को हम लोग बैटरी कहते हैं। ओके, तो सेकेंडरी सेल और बैटरी, सेकेंडरी सेल और बैटरी आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन अपोजिट डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। अब जो सेकेंडरी सेल होता है वो एक ऐसा सेल है जो कि हमारा यूज करने के बाद, करने के बाद जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर उसको अगेन हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं बाय पासिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड अगेन इट कैन बी यूज्ड आफ्टर चार्जिंग। चार्ज होने के बाद फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में देख लीजिए, लिथियम आयन बैटरी जो लगा हुआ है वो हमारा जो है सेकेंडरी सेल है। अभी लेड स्टोरेज बैटरी जो घरों में हम लोग इन्वर्टर में जो यूज करते हैं तो वो हमारा जो है वो सेकेंडरी सेल है। तो ऐसा कोई भी सेल जो कि हमारा जो है एक यूज करने के बाद जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर उसको हम अगेन उसको चार्ज करके फिर यूज करते हैं, तो इसको हम ऐसे सेल को हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं। ओके, तो उसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो है सेकेंडरी सेल है लेड स्टोरेज बैटरी। इट इज़ कॉमनली यूज इन ऑटोमोबाइल एंड इन्वर्टर्स। ऑटोमोबाइल्स में भी, कार में हमारा इस तरह का सेल लगा हुआ रहता है, ये लेड स्टोरेज बैटरी होती है, और इन्वर्टर वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लेड एनोड। लेड का बना हुआ एनोड होता है, पीवी का बना हुआ एनोड होता है, और एक ग्रिड ऑफ लेड का ही ग्रिड ऑफ लेड होता है पैक्ड विथ लेड डाइऑक्साइड। यानी लेड का ही एनोड है, लेड का ही जो है वो मेरा कैथोड होता है, लेकिन वहां पर लगा हुआ है कि वो जो कैथोड है वहां पे लेड जो होता है, ग्रिड ऑफ लेड जो है, जालीनुमा जो ग्रिड है, वो लेड जो है वो लेड डाइऑक्साइड से पैक्ड होते हैं। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ ए लेड एनोड, एंड लेड का ही एनोड होता है, एंड ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड with lead dioxide PbO2 as cathode. A 30% solution of sulfuric acid is used as an electrolyte. और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो 38% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इसके जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही ईजी है कि लेड का ही एनोड होता है और ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड डाइऑक्साइड जो होता है वो कैथोड होता है, और 30% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। ओके, सेल रिएक्शन क्या होते हैं, तो सेल रिएक्शंस व्हेन इट इज इन यूज, जब हम उसको यूज कर रहे होंगे तब उस समय एनोड पे क्या होता है, पीबी सॉलिड प्लस सल्फेट आयन SO4 माइनस गिव्स PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और कैथोड पे क्या होता है, तो PbO2 सॉलिड प्लस सल्फेट आयन प्लस 4H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 प्लस 2H2O वाटर, 2H2O। यानी कि एनोड पे कौन था, पीवी, कैथोड पे क्या था, PbO2, और दोनों के दोनों सल्फेट आयन से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पीवी सल्फेट से, कैथोड एनोड पे पीवी सॉलिड जो है सल्फेट आयन से रिएक्ट करके PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और कैथोड पे PbO2 प्लस सल्फेट आयन प्लस 4H प्लस आयन जो कि एसिड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज हो रहा है, तो एसिड से ही हम लोग को H आयन भी मिलता है और सल्फेट आयन भी मिलता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, PbO2 प्लस SO4 माइनस प्लस 4H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 प्लस 2H2O। ओके, ओवरऑल रिएक्शन अगर इन दोनों को जोड़ के लिख दे, ओवरऑल रिएक्शन तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कट ही जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, पीवी सॉलिड प्लस PbO2 प्लस, यहाँ पर इन दोनों को आपस में जोड़ दे तो देखिए क्या होता है, 2 सल्फेट है
और 4 हाइड्रोजन है, तो लिखा जा सकता है इसको 2H2SO4, ओके। और राइट साइड में PbSO4 PbSO4, तो 2 PbSO4 प्लस 2 वाटर। तो ओवरऑल रिएक्शन ये है हमारा। इन दोनों को जोड़ के 2 सल्फेट आयन हो जाएंगे और 4 हाइड्रोजन आयन हो जाएंगे, तो इसको मिला के हम 2H2SO4 लिख सकते हैं, ठीक है। और वही हमारा, तो जब हमारा डिस्चार्जिंग होने के बाद, जब आफ्टर यूज ऑफ लॉन्ग टाइम, तो जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके बाद उसको हम लोग चार्ज करते हैं। तो चार्ज करते समय हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराते हैं, तो मेरा रिएक्शन भी रिवर्स हो जाता है। ये जो एनोड पे है वो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb सॉलिड प्लस सल्फेट आयन, इसी को आप रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। एनोड पे PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbS सॉलिड प्लस सल्फेट आयन, बिल्कुल इसको लेफ्ट में लिख दीजिए, इसको राइट में, ओके। और कैथोड पे फिर इसको लेफ्ट में लिखना है और इसको राइट में लिख दीजिए, ओके। जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में करंट हम फ्लो कराते हैं, तो उस समय हमारा जो है रिएक्शन भी रिवर्स हो जाता है। तो PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स PbO2 प्लस सल्फेट आयन प्लस 4H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये हमारा जो लेड स्टोरेज बैटरी का, ये हमारा चार्जिंग के समय का रिएक्शन है एनोड और कैथोड पे, और ये हमारा डिस्चार्जिंग के समय है, यानी व्हेन द सेल इज इन यूज, ओके। अब हम लोग देखते हैं जैसे फ्यूल सेल क्या होता है। फ्यूल सेल एक गैल्वेनिक सेल ही है, चूंकि ये सेल बोल रहे हैं तो सेल है, तो ये गैल्वेनिक सेल ही है। दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक द हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल एटसेट्रा डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल। यानी एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा सेल है जो कि ऐसा है कि जो हमारे फ्यूल्स को जब कंबशन करते हैं तो उससे डायरेक्ट ही हम लोग जो है उस एनर्जी को हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे तो जनरली जैसे थर्मल पावर प्लांट होता है, तो वहाँ क्या होता है, फ्यूल को पहले जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उसका कंबशन के जब होता है उसका, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होते हैं। उस हीट का इस्तेमाल, जो हीट एनर्जी है उसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, वाटर को हीट करने में करते हैं, तो उससे हमारा स्टीम प्रोड्यूस होता है। और स्टीम के थ्रू जो है उस स्टीम का हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं टरबाइन को रोटेट करने में। जब टरबाइन रोटेट होता है तो उससे जो अटैच हमारा जनरेटर होता है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जो थर्मल पावर प्लांट होता है वहाँ पे डायरेक्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, कंबशन ऑफ द फ्यूल जब करते हैं तो डायरेक्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे पहले हीट एनर्जी हमें मिलता है। वो उस हीट एनर्जी को हम लोग वाटर को फिर स्टीम में बदलने में हम लोग खर्च करते हैं, और फिर स्टीम जब बन जाता है तो उस स्टीम का इस्तेमाल हम लोग जनरेटर को रन करने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से वहाँ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये फ्यूल सेल में डायरेक्ट ही हमारा जो कंबशन ऑफ जो फ्यूल्स जो होते हैं लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल एटसेट्रा, वो डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए हम लोग इसको फ्यूल सेल कहते हैं, ओके। स्पेशली कुछ डिजाइन किया हुआ रहता है ये गैल्वेनिक सेल दैट आर डिजाइन especially designed to convert the energy of combustion of fuels like the hydrogen, methane, methanol, etc. directly into electrical energy are called fuel cell. Okay, तो ये कई टाइप के फ्यूल सेल्स होते हैं। उसमें हम लोगों को जो NCERT में हमारा वो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ये वही सेल है, फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जो कि अपोलो, जो हमारा जो स्पेस जो प्रोग्राम था, जो अपोलो, अमेरिका के जो अपोलो जो स्पेसशिप के थ्रू जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे वहाँ पर मून पे, तो उस स्पेसशिप में जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का ही इस्तेमाल किया गया था। इससे उसे इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रहा था, और इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनते हैं। तो वाटर का जो है वो लोग ड्रिंक करने के लिए, वाटर माने ड्रिंकिंग के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। तो इन द सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देखिए इस तरह का ये हमारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल का ये जो है डायग्राम है। इसमें दो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोड है, और एक तरफ से हाइड्रोजन गैस को भेजा जाता है और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस को भेजा जाते हैं। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो एक्वस NOH का इस्तेमाल करते हैं, एक्वस NOH का इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
और ये कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं, ओके। लेकिन ये पोरस टाइप का होता है, छिद्र युक्त पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं ये। इन सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू porous carbon electrode into the concentrated aqueous NaOH solution। इधर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन भेजते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रोड ये कार्बन के इलेक्ट्रोड, यानी कार्बन माने ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड होते हैं, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो है हम लोग एक्वस NaOH सॉल्यूशन लेते हैं, ओके। कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड PT और PD मेटल, कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड PT प्लेटिनम और पैलेडियम metal are incorporated into the electrode for increasing the rate of electrode reaction। इस जो कार्बन इलेक्ट्रोड है ना, इसमें हम लोग सम्मिलित कर देते हैं, उसमें एक तरह से मिक्स कर देते हैं, उसमें हम प्लेटिनम या पैलेडियम को, जो कैटलिस्ट का काम करता है। और वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को जो होता है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो है उसको वो इंक्रीज कर देता है। So catalyst like finally divided PT or PD metal are incorporated into the electrode for increasing the rate of electrode reaction, okay। अब देखिए ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होता है। तो सेल रिएक्शन में वहाँ पे कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे तो कैथोड ये मेरा यहाँ पे कैथोड है ये, और ये मेरा एनोड है। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर O2 यहाँ कैथोड इधर से भेजा जाता है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कैथोड पे क्या होता है O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव 4OH, ओके। और एनोड पे इधर से हाइड्रोजन गैस भेजा जाता है, तो एनोड पे रिएक्शन क्या होता है 2H2 प्लस 4OH गिव 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ओके। ओवरऑल जब रिएक्शन इसको लिखेंगे तो देखिए ये 4OH कट जाएगा, और इसमें से दो वाटर हैं, यहाँ पे 4 वाटर है, तो 2 वाटर हमारे राइट साइड में बचेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा क्या 2H2 गैस ओवरऑल रिएक्शन प्लस O2 प्लस गिव्स 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O। यहाँ से 2H2O को राइट में ले जाएंगे तो 4H2O माइनस 2H2O, तो 2H2O लिक्विड, ओके। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, ओके। यहाँ पर एक खास बात है, इसका एक खासियत है कि द सेल रन्स कॉन्टिन्यूसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड। इस तरह का नहीं है कि कुछ समय के बाद जो है ये खत्म हो जाएगा। जैसे हमारे जनरली जो हमारा कॉमन जो सेकेंडरी सेल होते हैं उसमें क्या होता है, या प्राइमरी सेल क्या होता है, आफ्टर लॉन्ग यूज के बाद जो होता है, लॉन्ग टाइम जब हम यूज करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे वो डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन इसमें डिस्चार्जिंग वाली कोई बात नहीं है। जब तक आप यहाँ पे फ्यूल्स को यहाँ पर सप्लाई करते रहेंगे, जब तक ये सप्लाई होता रहेगा तब तक ये सेल काम करता रहेगा, इसके डेड होने की सवाल नहीं है। लेकिन जैसे ही आप फ्यूल को इसमें फ्लो करना बंद कर देंगे, सप्लाई करना बंद कर देंगे, तो वैसे ही ये सेल काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि द सेल रन्स कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड। फ्यूल cells produce electricity with an efficiency of about 70% compared to the thermal plant whose efficiency is about 40%. Fuel cells are pollution free. अब इसकी एक खास बात और है, जो थर्मल पावर प्लांट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जो एनर्जी होते हैं वो हमारे लॉस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है इसकी इफिशियंसी जो है थर्मल पावर प्लांट के रिस्पेक्ट में देखें तो थर्मल पावर प्लांट का इफिशियंसी 40% ही होता है, यानी पूरे जितनी के वहाँ पर जो कंबशन का जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसका केवल 40% 40% ही वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाता है। लेकिन यहाँ पर जो कंबशन एनर्जी ऑफ द जो फ्यूल है उसका ये 70% इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, तो इसकी एफिशिएंसी 70% है, जबकि थर्मल पावर प्लांट में केवल 40% है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स वाज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिकल पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। वाटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन वाज यूज्ड फॉर द एस्ट्रोनॉट्स एज ड्रिंकिंग वाटर। नोट दिस पॉइंट। 2 काम इस सेल से फायदा उनको ये मिल रहा था कि एक तो उनको इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही थी और दूसरा जो है इससे जो बाय प्रोडक्ट के रूप में जो वाटर बन रहा था ये वाटर उसको एस्ट्रोनॉट जो है पीने के काम में ला रहे थे, ओके।
अब आप देखिए कोरोजन, कोरोजन क्या होता है। कोरोजन जो है आप लोग 10th में भी आप पढ़ चुके होंगे कोरोजन। तो यहाँ पर देखना है कि उसका एक्चुअल केमिकल रिएक्शंस क्या है, किस तरह से वो कोरोजन होता है। कोरोजन में जैसे आप लोग सुना होगा, कोरोजन इज एक्चुअली द स्लो नेचुरल प्रोसेस। कोरोजन क्या है? कोरोजन इज ए स्लो नेचुरल प्रोसेस इन विच द सम वैल्यूएबल मेटेलिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स, आर कन्वर्टेड इनटू द वेस्ट मटेरियल into in the form of in form of oxides, carbonates, hydroxide और अदर साल्ट ऑफ मेटल। कोरोजन जो होता है, कोरोजन एक स्लो नेचुरल प्रोसेस होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे आयरन, आयरन के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं काफ़ी दिनों के बाद उसमें जंक लग जाता है, रस्टिंग होती है उसकी। तो रस्टिंग इज ऑल्सो इज द कोरोजन। आप देखे होंगे पीतल वगैरह के जो बर्तन होते हैं कॉपर के, हाँ, उनमें जो है हरे कलर का कोटिंग हो जाता है, ग्रीन कोटिंग उसमें हो जाते हैं। तो दिस इज द कोरोजन। उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा वैल्यूएबल मटेरियल है, जो कि कॉपर हमारा एक इम्पॉर्टेंट मेटल है, वो धीरे धीरे जो है दूसरे कंपाउंड में जो है वो बदल जाते हैं। ठीक है। उसी तरह आप सिल्वर के देखिए, सिल्वर का आप देखेंगे कोई भी जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं या कोई भी सिल्वर के पॉट वगैरह कुछ भी होंगे, तो उसमें आप देखिए वो काफ़ी दिनों के बाद काला पड़ जाता है, ब्लैक कोटिंग हो जाता है। तो वो सिल्वर भी, वहाँ सिल्वर भी जो है दूसरे साल्ट में वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं, सिल्वर के साल्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो वो सभी चीज़ें जो है वो हमारा कोरोजन है। तो कोरोजन इज ए स्लो नेचुरल प्रोसेस इन विच द वैल्यूएबल जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू द वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड और अदर साल्ट्स ऑफ मेटल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? भूरे कलर, ब्राउन कलर का आप देखते होंगे, वो एक्चुअल में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फिर आप ग्रीन कोटिंग जो देखते हैं कॉपर में और ब्रॉन्ज में, तो वो जो है एक्चुअल में बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, बेसिक copper carbonate, which is actually mixture of copper hydroxide and copper carbonate। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। और जो वहाँ चांदी वगैरह के केसेस जो होते हैं, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर यानी कन्वर्टिंग इनटू द ब्लैक सिल्वर एक्चुअली आफ्टर लॉन्ग टाइम इट बिकम्स ब्लैक एकदम ब्लैक नहीं बोलते हैं कि थोड़ा सा वो टर्निश हो जाते हैं, तो वो ब्लैक कह सकते, एक तरह का ब्लैक कोटिंग हो जाता है। तो वो एक्चुअल में क्या होता है कि सिल्वर सल्फाइड होता है। सिल्वर जो होते हैं एटमॉस्फेयर में जो हमारा H2S जो मौजूद रहता है, तो उससे कंबाइन करके वो सिल्वर सल्फाइड बना लेते हैं। तो इस तरह से कोरोजन होता है बहुत सारे मटेरियल का। कोरोजन कॉजेज द enormous damage to building, bridge, ships and to all objects made of metal, especially that of the iron। कोरोजन की वजह से हमारा बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह, ब्रिज वगैरह, शिप्स वगैरह, इन सबों का जो होता है, जो स्पेशली जो है आयरन के बने होते हैं, उनका जो है डैमेज हो जाता है। तो इसी को कोरोजन कहते हैं। और इसका हम लोग कोरोजन का केमिस्ट्री हम लोग देखने जा रहे हैं। हालांकि कोरोजन की केमिस्ट्री तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज द इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना। इलेक्ट्रोकेमिकल, चूँकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर में ही कोरोजन है, तो जाहिर है ये इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना से ही रिलेटेड होगा। तो इसका जो प्राइम एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। Rusting of iron occurs in the presence of water and air। वाटर और एयर के प्रेजेंस में आयरन का रस्टिंग होता है। यहाँ आप देखिए इस फिगर में एक आयरन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। आयरन ऑब्जेक्ट में आप देखें एट ए पार्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन। मान लीजिए कोई पार्टिकुलर कोई स्पॉट है जहाँ पर जो है वो वहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड दैट स्पॉट बिहेव्स एज एनोड। मान लीजिए ये स्पॉट है, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन होता है,
तो यहाँ पे, और ये एनोड की तरह काम करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जहाँ ऑक्सीडेशन होता है तो उसी को तो एनोड कहते हैं। तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, 2Fe सॉलिड गिव्स 2Fe2 प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो E0 Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe, वो बराबर होता है -0.44 वोल्ट। इतना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले जो टेबल दिए हुए हैं उसी टेबल से ये नोट है। E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, E0 Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe गिव्स -0.44 वोल्ट। ओके, यहाँ पे एनोड माने वहाँ कोई पर्टिकुलर स्पॉट पे ऐसा हो रहा है, आयरन जो ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं Fe2 प्लस में, और वो जो स्पॉट है वो हमारा एनोड की तरह काम कर रहा है। अब इस रिएक्शन के दौरान यहाँ जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और ये Fe2 प्लस में बदल जाएंगे। Fe2 प्लस में दो एटम बदल गए Fe2 प्लस में। ओके, तो फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कम हो करके ये किसी दूसरे स्पेस, दूसरे जगह जो है वो मूव करके चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू द मेटल एंड गो टू अनदर स्पॉट। वहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो रिलीज हो रहे हैं एनोडिक स्पॉट पे, वो मूव करते हुए मेटल के थ्रू मूव करते हुए किसी दूसरे जगह पे चले जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे आ गया, गो टू द अनदर स्पॉट ऑन द मेटल एंड रिड्यूस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। और वहाँ क्या कर रहा है, O2 को रिड्यूस कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। और ये O2 और H प्लस आयन कहाँ, तो चूंकि ये दोनों के दोनों एयर में मौजूद हैं, एयर में हमारा O2 भी मौजूद है और एयर में हमारा जो है कार्बोनिक एसिड भी मौजूद है, और भी अदर एसिड मौजूद है। लेकिन चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और H प्लस आयन वहाँ से मिलता है ना, तो ये एयर में ही मौजूद है। तो O2 वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज हो रहे हैं, रिलीज एट एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू द मेटल एंड गो टू द अनदर स्पॉट ऑन द मेटल। मान लीजिए यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया एंड रिड्यूस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन एयर। दिस स्पॉट बिहेव्स एट कैथोड वेयर रिएक्शन, और ये स्पॉट जो होता है वो बिहेव करता है कैथोड की तरह। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा कि O2 प्लस 4H प्लस आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स वाटर 2H2O। ओके, और यहाँ पर जो है रिडक्शन पोटेंशियल जो है, यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 H प्लस ऑब्लिक O2 ऑब्लिक वाटर, ये है 1.23 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर इसका कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर O2 जब वाटर में रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर हो रहा है, ये वहाँ पर मान है E0 H प्लस ऑब्लिक O2 ऑब्लिक H2, तो 1.23 वोल्ट। ओके, तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे एनोड पे इस तरह का रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पे ये हो रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो इस तरह का होगा, 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस गिव्स 2Fe2 प्लस एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड। और ओवरऑल सेल रिएक्शन, तो सेल EMF ऑफ द सेल E0 सेल अगर हम लिखते हैं तो मालूम है आप लोगों को, E कैथोड माइनस E एनोड लिखा जाता है। तो कैथोड तो आप देख रहे हैं इतना है 1.23, इसमें लेस कर दीजिए इसको, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दिस प्लस दिस ये आएगा 1.67 वोल्ट। देख रहे हैं ड्राई सेल से भी ज़्यादा है, ठीक है, 1.67 वोल्ट आता है। तो यहाँ पर जो Fe बन रहा है Fe2 प्लस जो होता है, ये Fe2 प्लस में ही नहीं रहता है, बल्कि फर्दर ये ऑक्सीडाइज होते हैं बाय ऑक्सीजन। द फेरस आयंस आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन to ferric ions, which come out as a rust in the form of hydrated ferric oxide. The ferrous ions are further oxidized by oxygen to ferric ions. फेरिक आयन में कन्वर्ट, फेरस जो है ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज होकर के वो फेरिक आयन बनाते हैं, और ये फेरिक आयन जो होते हैं comes out as a rust in the form of hydrated ferric oxide. वो हमारा रस्ट का जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो लिखते हैं
हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O, ठीक है, XH2, वेयर विच इज ब्राउन कलर एंड नोन एज रस्ट, और इसी को रस्ट कहते हैं। ओके, ये यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स के जो नंबर्स हैं वो फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे XH2O लिखा गया है। ओके, अब देखिए ये कॉर्जन हो गया, तो कॉर्जन में अब थोड़ी सी बात ये भी थोड़ा याद रखिए कि कॉर्जन का प्रिवेंशन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉर्जन की वजह से कॉर्जन causes the enormous damage in building, bridges, ships, etc. and lot of money is wasted. बहुत सारे पैसे बर्बाद होते हैं, जैसे ब्रिज बनाने में कितने करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और वो भी ब्रिज वगैरह अगर कॉर्जन वगैरह के कारण अगर डैमेज वगैरह हो गए, कोलैप्स वगैरह हो गए, तो फिर वो काफ़ी पैसे की भी बर्बादी होती है। तो उससे बचाना, यानी कॉर्जन से बचाव करना, प्रिवेंशन करना बहुत ही प्राइम इम्पोर्टेंस। प्रिवेंशन ऑफ कॉर्जन इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। इट नॉट ओनली सेव्स मनी बट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग accidents such as breach collapse or failure of key components due to corrosion. One of the simplest method of preventing corrosion is to prevent the surface of metallic object to come in contact with the atmosphere. चूंकि corrosion के लिए हमको मालूम है कि corrosion होने के लिए क्या चाहिए हमको, कॉर्जन में तो जो मटेरियल है वो तो होगा ही, मेटल जो है वो तो है ही, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी चाहिए, और साथ में जो है वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ साथ वहाँ पर हमें एसिड वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर ये अगर मैं किसी तरह इस तरह का काम करूं कि उसके सरफेसेस को किसी तरह से मैं उसको कांटेक्ट को अगर मैं हटा दूं, कांटेक्ट को अगर मैं प्रिवेंट कर दूं कि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आ सके, तो फिर कॉरोजन से बचा जा सकता है। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द कॉरोजन इज टू प्रिवेंट द सरफेस इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। उसके एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट को ही खत्म कर दिया जाए। तो दिस कैन बी डन बाय कवरिंग द सरफेस विद द पेंट और बाय सम केमिकल्स, जिसको हम बिसफेनॉल कहते हैं। कवरिंग द सरफेस विद द पेंट और बाय सम केमिकल्स, बिसफेनॉल एक केमिकल्स हैं जिससे उसके सरफेस को कवर कर देते हैं या पेंट वगैरह कर देते हैं। तो देखे होंगे दिवाली वगैरह में लोग जो है वो अक्सर ही जो घर के विंडो वगैरह होते हैं और डोर वगैरह जो होते हैं आयरन के अगर बने हुए, तो उनमें पेंटिंग किया जाता है। तो पेंटिंग के दो फायदे होते हैं कि एक तो वो अच्छा दिखने भी लगता है, तो डेकोरेशन वगैरह माने कि दिवाली वगैरह में अच्छा दिखने के लिए भी पेंट करते हैं, और दूसरा जो है पेंटिंग करने से जो होता है वो उसके रस्टिंग से उसका प्रिवेंशन होता है, रस्ट उसमें नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा जो है एक अनदर मेथड जो है वो ये मेथड है कि उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड टू कन्वर्ट द सरफेस ऑफ अदर मेटल लाइक जिंक, टीन एक्सेट्रा। या तो बहुत एक्टिव मेटल का उसके ऊपर कोटिंग कर दिया जाए, आयरन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं, और या तो फिर इनर्ट जो मेटल हैं उसका कवरिंग कर दिया जाए। जैसे टीन का कवरिंग कर दीजिए तो टीन इनर्ट होता है, तो इनर्ट होने के कारण जो होता है उससे कवर कर देंगे तो जल्दी उसका रस्टिंग वो कवर कर लेगा, और खुद टीन का जो है रस्टिंग नहीं होगा क्योंकि वो इनर्ट है। और या तो फिर कर दीजिए आपकी वेरी एक्टिव मेटल्स लाइक द जिंक का जो है उसके द्वारा कवरिंग कर दीजिए। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा गैल्वेनाइजेशन यानी कोटिंग ऑफ जिंक, है ना। तो गैल्वेनाइजेशन भी आप कर सकते हो। जिंक जो है एक्टिव मेटल का भी उसमें कोटिंग किया जा सकता है, या टीन जो इनर्ट लाइक बहुत इनर्ट है लगभग, तो उसका भी हम उसमें कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो जिंक का अगर कर देंगे तो ये तो एक्टिव मेटल है, तो एक्टिव मेटल होने के कारण क्या होगा, वो आयरन ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है उनका वो कॉरोजन ना हो करके वो जो है जिंक का कॉरोजन होगा, क्योंकि जिंक जो है उससे ज़्यादा एक्टिव है, तो इसलिए जिंक का होगा। लेकिन
तो जिंक का हो जाएगा तो फिर जिंक जल्दी से खत्म होकर के फिर आयरन का होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, बात है कि जिंक का जो कॉर्जन होता है ना, वो आयरन के कॉर्जन जितना टाइम लेता है आयरन के कॉर्जन होने में, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लेता है जिंक के कॉर्जन होने में। बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस है इसका, आयरन से भी, इवन आयरन से जो आयरन का कॉर्जन होने का जो टाइम है उससे भी ये कम समय, सॉरी ज़्यादा समय लगता है जिंक का कॉर्जन होने में। इसलिए जिंक का हम लोग वो उसमें कोटिंग करते हैं। फिर एक स्पेशल और भी एक प्रोसेस है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड कहते हैं, इज टू प्रोवाइड ए सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड। इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कहते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन। एन इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज टू प्रोवाइड ए सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड ऑफ अनदर मेटल लाइक मैग्नीशियम, जिंक एसेट्रा, वेरी एक्टिव मेटल। क्या करते हैं कि विच कॉरेट्स इटसेल्फ बट सेव्स द ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, खुद ही ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से खुद ही कॉरेट हो जाता है, खुद ही इसका कॉरेजन होता है, लेकिन वो आयरन ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, आयरन के बने हुए स्पेशली जो मटेरियल्स होते हैं, उसको सेव कर देता है। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो ज़्यादातर यूज़ जो इसका जो होता है, जैसे मान लीजिए अंडरग्राउंड आपका जो टैंक है, पेट्रोल टैंक है, तो जैसे डीजल टैंक, पेट्रोल टैंक, या आयरन के पाइप्स वगैरह जो हमारे वाटर सप्लाई के लिए जो हमारा यूज होता है, तो उन सभी पाइप का जो है बहुत ज़्यादा समय के बाद क्या होता है कि उसमें रस्टिंग हो जाती है और वो पाइप में जगह जगह लीकेज वगैरह होने लगता है। तो उसको सेव करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, और ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो जैसे कि पेट्रोल टैंक है अंडरग्राउंड, तो इसको बार बार मैं निकाल के पेंट तो नहीं कर सकता ना, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक वायर के थ्रू, ये अंडरग्राउंड टैंक है, हाँ, और इसको हम लोग वायर के थ्रू जो है ऊपर ग्राउंड के ऊपर जो है एक्टिव मेटल जो मैग्नीशियम या जिंक है उससे कनेक्ट कर देते हैं। तो चूंकि ये ज़्यादा एक्टिव मेटल होने की वजह से ये क्या होता है, खुद ही जो है ना ये कोरेट होता है एंड सेव्स दिस ऑब्जेक्ट टू बी कोरेटेड। इसको कोरेट होने से रोक देता है, और ये टाइम टू टाइम इट कैन बी चेंज्ड। जब मान लो कि ये हमारा जो है ये यूज्ड हो गया, जब ये कोरेट हो गया, तो फिर टाइम टू टाइम हम इसको बदल करके फिर नया हम यहाँ पर जिंक और मैग्नीशियम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से इसको हम लोग सेव कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड कहते हैं, या इसको कैथोडिक हमारा जो प्रोटेक्शन भी कहते हैं। ओके, तो इसमें जो है कुछ नहीं, सिंपली एक वायर के थ्रू जो होता है ना, वेरी कुछ जो मोर एक्टिव जो मेटल्स हैं लाइक द मैग्नीशियम, जिंक, इससे कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे ये जो एक्टिव मेटल्स कोरेट इटसेल्फ एंड सेव्स दिस में ऑब्जेक्ट्स स्पेशली मेड ऑफ आयरन वगैरह। ठीक है, ओके ओके।